Hello friends, welcome to Learning Sessions, and today in this video we will cover another set of 10 questions for the KYC AML. So full course videos of KYC AML certification is now available with us. You can visit our website https://ibf.info. तो इस वेबसाइट पर विजिट करके आप सर्टिफिकेशन कोर्स में एनरोल कर सकते हैं एंड साथ ही साथ आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप करना है अपना नेम लिखकर एंड साथ में सर्टिफिकेशन का नेम लिखकर at 8360944207 पर एंड वी विल बी एडिंग यू टू द अप्रोप्रिएट ग्रुप। तो जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट अस सी द फर्स्ट क्वेश्चन। सो फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज ओवर हियर, आइडेंटिफाई द मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम दैट डज नॉट इन्वॉल्व बैंक। मनी लॉन्ड्रिंग स्कीम को आइडेंटिफाई कीजिए जिसमें जो बैंक हैं वो इन्वॉल्व नहीं है। सो फर्स्ट इट सेज स्मर्फिंग, second it says hawala transactions, third it says telegraphic transfers, fourth it says purchasing the travel check. So smurfing क्या है? smurfing एक लेयरिंग का पार्ट कह लीजिए या फिर प्लेसमेंट का, मोर अप्रोप्रिएटली जो स्मर्फिंग है ये प्लेसमेंट का पार्ट है, यानी कि जब मनी लॉन्ड्रिंग को प्लेस किया जाता है, सिस्टम में लाना होता है पैसा मनी लॉन्ड्रिंग का, क्राइम एसोसिएटेड पैसा, तो आप एक बड़े पैसे को छोटे छोटे पैसों में बांट देते हैं। ठीक है, तो एक बड़े अमाउंट को आप छोटे छोटे अकाउंट्स में, छोटे छोटे अमाउंट्स में, डिफरेंट अकाउंट्स में आप जमा करवा देते हैं। ठीक है, जिसके थ्रू प्लेसमेंट होता है। सो वो बैंक्स के थ्रू ही होता है। हवाला ट्रांजैक्शंस जो होती हैं उसमें ये नॉन बैंकिंग सिस्टम रहता है, यानी कि बिल्कुल भी इसमें बैंक का इस्तेमाल नहीं होता, बैंक कहीं पर भी इनमें इन्वॉल्व नहीं रहेगा। तो हवाला ट्रांजैक्शंस के लिए जो लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं उनका अपना एक नेटवर्क रहता है। जैसे कि दो डिफरेंट कंट्रीज हैं, लाइकवाइज आप इंडिया एंड यूएसए की बात करें तो यहाँ पर इंडिया में जिस पर्सन ने बाहर अपने पैसे भेजने हैं, तो वो एक पर्सन जो कि ये हवाला ट्रांजैक्शंस में पार्टिसिपेट कर रहा है, वो अपने एक काउंटर पार्टी से कांटेक्ट करेगा दूसरी कंट्री में। ठीक है, एंड वो उसे कह देगा। तो ये एक प्रॉमिस बेस्ड जो है ट्रांजैक्शन रहती है एंड जो जिस पर्सन ने यहाँ पर पैसे भेजे हैं उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल भी यहाँ पर डिस्क्लोज नहीं होती है। ठीक है, तो ज़्यादातर जो इस्तेमाल किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग की ट्रांजेक्शन्स के लिए वो हवाला ट्रांजेक्शन्स का किया जाता है, यानी कि जहाँ पर आपको पता भी लगता है कि किस पर्सन ने पैसे भेजे, क्योंकि बिल्कुल भी लीगल सिस्टम नहीं है, बिल्कुल इलीगल सिस्टम है, यानी कि एक अलग ही मार्केट बनी हुई है इस सिस्टम की। ठीक है, जिसके थ्रू ट्रांजैक्शंस को चलाया जा रहा है। तो ऑप्शन बी जो है यहाँ पर हमारा राइट आंसर है। टेलीग्राफिक ट्रांसफर क्या है? जो आप वायर ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, वो आपकी टेलीग्राफिक ट्रांसफर में कवर हो जाएंगी। जो परचेजिंग ऑफ ट्रैवल चेक है उसमें तो बैंक जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं, क्योंकि जो डेबिट रहता है वो आपका अकाउंट से ही डेबिट रहता है यहाँ पर। सो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट इट सेज विच ऑफ द फॉलोइंग कंप्लायंस क्राइटेरिया इज नॉट अ रिक्वायरमेंट फॉर मेंबरशिप ऑफ FATF. So question says which of the following compliance criteria is not a requirement for membership of FATF. तो FATF की membership के लिए कौन सा जो compliance criteria है वो एक requirement नहीं है। First it says freezing and confiscation of the funds. तो कोई भी जो funds हैं that are related to money laundering और financing of terrorism, उनको freeze करना, उनको जब्त करना, वो इसका compliance का part है। Option B it says payment of FATF penalties. So payment of FATF penalties is nothing that is defined as a compliance criteria for a membership with FATF. So option B जो है यहाँ पर wrong है, so that is the right answer over here, क्योंकि ये compliance criteria का पार्ट नहीं है। एंड क्वेश्चन में भी यही पूछा गया है कि कौन सी जो ऑप्शन है ये compliance criteria का पार्ट नहीं है। So option B यहाँ पर पार्ट नहीं है, so B will be the answer. C says customer due diligence, which is a compliance requirement, and D says international cooperation. So that is also the part of the compliance criteria. Okay, so यहाँ पर option B जो है that is not part of the compliance criteria to be a member of FATF. ठीक है, तो option B is the right answer here. Next question says bank employees behavioral styles arousing suspicions are. यानी कि बैंक एम्प्लॉयज का ऐसा बिहेवियर जिसको देखकर आपको संदेह हो कि ये कहीं ना कहीं पर किसी ना किसी फ्रॉड से एसोसिएटेड हो सकता है। ठीक है, तो डेट ऑप्शंस आर, स्टेटमेंट्स आर लेविश लाइफस्टाइल, यानी कि आप बहुत ज़्यादा अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे हैं, यानी कि जितना आपका स्टेटस भी नहीं है उससे ज़्यादा कहीं आप लेविश लाइफ जी रहे हैं। सेकंड इट सेज अवॉइडेंस ऑफ लॉन्ग लीव, लंबी छुट्टी पर नहीं जा रहा पर्सन, वेकेशन पर नहीं जा रहा है। थर्ड इट इज रिपीटेड नेग्लिजेंस इन द ऑब्जर्वेंस ऑफ रूल्स, बार बार किसी तरह के पर्टिकुलर जो रूल्स हैं उनकी अवमानना की जा रही है, वहाँ पर नेग्लिजेंस शो हो रही है। फोर्थ इट सेज डिपॉजिटिंग मनी ऑन बिहाफ ऑफ कस्टमर्स फ्रिक्वेंटली, कस्टमर्स के बिहाफ पर पैसा बार बार खुद जमा करवा रहा है एम्प्लॉय। ठीक है, तो चारों ही क्या है? इंडिकेटर है
बिहेवियरल स्टाइल्स हैं जो एक संदेह पैदा करते हैं, ठीक है। तो चारों यहाँ पर जो स्टेटमेंट्स हैं करेक्ट हैं, सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। तो ऑप्शन डी जो रहेगा यहाँ पर राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज व्हाट इज द लेवल ऑफ रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग इन अ लायबिलिटी प्रोडक्ट। तो लायबिलिटी प्रोडक्ट के केस में मनी लॉन्ड्रिंग का लेवल ऑफ रिस्क कितना है? ऑप्शंस आर जनरली हाई, मीडियम, जनरली लो, कैन नॉट से। तो लायबिलिटी प्रोडक्ट क्या रहते हैं? जैसे डिपॉजिट है वो क्या है? लायबिलिटी प्रोडक्ट है, यानी कि बैंक के ऊपर तो लायबिलिटी है ना कि बैंक को कभी ना कभी वापस करना है। तो यहाँ पर अगर पर्सन ए यहाँ पर बैंक के पास पैसे डिपॉजिट करवाता है तो बैंक के लिए क्या है? एक लायबिलिटी है कि इसको कभी ना कभी जो बैंक ए के पैसे हैं ये वापस करने हैं। तो इस तरह के जो प्रोडक्ट रहते हैं यहाँ पर जो लायबिलिटी रहती है, फर्दर यहाँ पर जो लेवल ऑफ रिस्क एसोसिएट हो सकता है रिगार्डिंग द मनी लॉन्ड्रिंग, दैट इज अ मीडियम रिस्क, ठीक है। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। तो क्वेश्चन इट सेज which of the services are used to buy or sell foreign currencies, to consolidate small denomination banknotes into larger ones, or to exchange financial instruments. Criminals are attracted to this method of laundering as they are not as heavily regulated as traditional financial institutions. Options are bureaux de change, back-to-back loans, remittance, collection account. So answer here is option A. तो ब्यूरो ऑफ चेंज यानी कि जो मनी चेंजर्स हैं जो हैवली इतने ज़्यादा रेगुलेटेड नहीं है, जैसे कि कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है जो पर्टिकुलरली डील कर रही है, जितनी ज़्यादा रेगुलेशंस जो हैं वो इसके ऊपर होगी, वो यहाँ पर मनी चेंजर्स के ऊपर इतनी ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं है, ठीक है। तो इसी कारण से जो क्रिमिनल्स हैं वो इस तरह के मेथड की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, जिसके थ्रू वो मनी लॉन्ड्रिंग कर पाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इट सेज मनी लॉन्ड्रिंग इज नॉट एन आइसोलेटेड क्रिमिनल एक्टिविटी, यानी कि ऐसा नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग के अकेला ही कोई क्रिमिनल एक्टिविटी हो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अंडरलाइंग क्रिमिनल एक्टिविटी, जिसके कारण मनी लॉन्ड्रिंग होती है वो कौन सी एक्टिविटी है? टू विच मनी लॉन्ड्रिंग ऑलवेज एसोसिएट, जिसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग हमेशा एसोसिएटेड रहती है। ऑप्शन ए सेज मिटिगेटेड ऑफेंस, ऑप्शन बी सेज स्वेयर ऑफेंस, ऑप्शन सी सेज प्रेडिकेट ऑफेंस, ऑप्शन डी सेज ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर हेयर विल बी ऑप्शन सी, दैट इज अ प्रेडिकेट ऑफेंस। तो प्रेडिकेट ऑफेंस को आप इस तरह से समझिए कि जो पैसा यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू किया गया उसका इस्तेमाल आगे कहीं ना कहीं कहाँ किया जाएगा? क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में किया जाएगा, यानी कि और ज़्यादा जो नुकसान पहुँचा सकती हैं फाइनेंशियल सिस्टम को, ठीक है, उस तरह की एक्टिविटीज़ में किया जा सकता है। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन ओवर हियर is CDD comprises of, CDD means customer due diligence, comprises of identifying the client, verifying their identity on the basis of their documents, data or information obtained from a reliable and independent source. So that is part of CDD. तो वो CDD का पार्ट है जहाँ पर हम जो क्लाइंट है यानी कि कस्टमर है उसकी आइडेंटिटी के रिगार्डिंग वेरीफाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स के ऊपर उसको वेरीफाई करते हैं। फर्दर जो डाटा है, इंफॉर्मेशन है, वो डिफरेंट एंड किसी रिलायबल सोर्स से, इंडिपेंडेंट सोर्स से अवेलेबल करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाइंग वेयर देयर इज अ बेनिफिशियल ओनर हु इज नॉट द क्लाइंट। बेनिफिशियल ओनर कौन सा रहता है? तो डिफरेंट जो क्राइटेरियाज हैं डिफरेंट फर्म्स के लिए, लाइकवाइज कोई ट्रस्ट है, कोई पार्टनरशिप है, तो जहां पर कंट्रोल वाइज हम कहते हैं कि कंट्रोल इन दो पर्सन्स के हाथ में। अगर कंपनी की बात करें तो कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जहां पर ज्यादा कंट्रोल है जिनके पास, उन्हें हम क्या कहेंगे? बेनिफिशियल ओनर कहेंगे। So where there is a beneficial owner who is not the client, the beneficial owner and taking adequate measures on a risk sensitive basis, ताकि जो भी हमने beneficial owner फाइंड आउट भी किए हैं थ्रू द हायरार्की और द चेन, उनको उनकी आइडेंटिटी को भी वेरीफाई करना है हमने, एंड साथ ही साथ इस चीज़ के लिए अपने आप को सेटिस्फाई करना है कि जिस पर्सन को हम जानते हैं, जिस पर्सन को हमने आइडेंटिफाई किया है वो ही बेनिफिशियल ओनर है। दिस इंक्लूड्स अंडरस्टैंडिंग द ओनरशिप एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर ऑफ अ लीगल पर्सन, ट्रस्ट और सिमिलर अरेंजमेंट। तो मैंने आपको बताया ना इस चीज़ के रिगार्डिंग, तो ऑनरशिप के बेस पर होता है यहाँ तो कि ऑनरशिप कितनी है इस पर्सन की, ठीक है। सेकेंडली जो कंट्रोल है उसके बेस पर होता है, एंड जो बेनिफिशियल ओनर रहेगा ना वो हमेशा एक नेचुरल पर्सन रहेगा, नेचुरल पर्सन रहता है जो बेनिफिशियल ओनर रहता है, ठीक है। तो उसको आइडेंटिफाई करना है, इस चीज़ के लिए अपने को सेटिस्फाई करना है कि जिस पर्सन को हमने आइडेंटिफाई किया है एज द बेनिफिशियल ओनर वो ही बेनिफिशियल ओनर है। So that is also part of the CDD, that is customer due diligence. Third, it says obtaining information on the purpose and intended nature of the business relationship. तो पर्पस जानने के लिए जो भी इंफॉर्मेशन है, एक्टिविटी जानने के लिए कि क्या इंटेंडेड नेचर क्या रहेगी, यानी कि जिस पर्पस के लिए अकाउंट को ओपन करवाया जा रहा है, किस पर्पस के लिए अकाउंट को ओपन करवाया जा रहा है,
ठीक है, उसके क्या क्या एस्पेक्ट रहेंगे, डेट इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ द कस्टमर ड्यू डिलिजेंस। सो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, डेट इज ऑल ऑफ द अबव। तीनों ही यहाँ पर पार्ट हैं किसके, CDD के ही पार्ट हैं, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस का ही पार्ट है। सो नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन which says Reserve Bank of India issued the KYC guidelines on the recommendations of। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने KYC गाइडलाइंस इशू की हैं किसकी रिकमेंडेशंस के ऊपर, USA पैट्रियट एक्ट, FATF on AML and CFT, that is combating terrorist financing, option C it says Basel II, option D it says Bank Secrecy Act। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो ये गाइडलाइंस इशू की हैं KYC की, ये की हैं FATF की रिकमेंडेशंस के ऊपर, यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। तो इसकी रिकमेंडेशंस कितनी हैं, 40+9, 40 रिकमेंडेशन इसकी मनी लॉन्ड्रिंग के रिगार्डिंग है, 9 स्पेशल रिकमेंडेशन इसकी कॉम्बैटिंग टेररिस्ट फाइनेंसिंग के रिगार्डिंग है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच केस is considered as the first identified case of worst banking scandal connected to money laundering? European Union Bank of Antigua case, Bank of Credit and Commerce International case, Bank of America case, Riggs Bank scandal case। So कौन सा यहाँ पर फर्स्ट आइडेंटिफाइड केस है वर्स्ट बैंकिंग स्कैंडल का जो कि कनेक्टेड है विद द मनी लॉन्ड्रिंग? सो आंसर हेयर इज ऑप्शन बी, डेट इज बैंक ऑफ क्रेडिट, BCCI का जो केस है, डेट इज बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल केस। तो BCCI डेट इज बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल जो है ये इस्टेब्लिश हुआ था 1970 में, एंड ये एक सबसे बड़ा एक आप कह लीजिए प्राइवेटली जो ओन्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थी जिसके ऑपरेशंस 70 कंट्रीज में थे, 70 कंट्रीज से भी ज़्यादा कंट्रीज में इसके जो ऑपरेशंस थे, एंड यहाँ पर इसके थ्रू बैंकिंग जो कर रहे थे डेट वर जो मनी लॉन्ड्रर्स थे वो भी कर रहे थे, यहाँ पर जो ट्रैफिकर्स थे, टेररिस्ट थे, डिक्टेटर्स थे, फ्रॉड मर्चेंट थे, ठीक है, या फिर जो ऑर्गेनाइज क्राइम ग्रुप्स थे वो सभी यहाँ पर कर रहे थे, इसकी आड़ में काम कर रहे थे, इस बैंक की आड़ में काम कर रहे थे। तो यहाँ पर मल्टीपल लेयरिंग की गई थी, यानी कि जो सब्सिडरीज हैं, एसोसिएट्स हैं, कंपनीज हैं, तो मल्टीपल लेवल लेयरिंग यहाँ पर की गई थी, एंड इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था कि एक ही बार में उसका अंदाज़ा लगा पाना डिफ़िकल्ट था। तो ये ऑफशोर फाइनेंशियल सेंटर्स की जो रेगुलेशंस थी, शेल कंपनीज की रेगुलेशंस थी, कहीं पर भी ये उसके दायरे में नहीं आता था जो BCCI था। तो जुलाई 1991 में जो एसेट्स थे BCCI के, दोज वर मोर देन वर्थ रुपीज $12 बिलियन, जिनको सीज किया गया जब उन्हें पता लगा कि ये एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। तो बहुत सी चीज़ें यहाँ से क्लियर होती हैं। एक तो ये चीज़ है कि कॉरेस्पॉन्डेंट बैंक्स का हमें यहाँ पर पता होना चाहिए, जो पोटेंशियल मेजर स्टेक होल्डर्स है किसी बैंक के, उनके बारे में आप उनकी केयरफुल स्क्रीनिंग होनी चाहिए, साथ ही साथ प्रॉपर सुपरविजन होनी चाहिए। ओके, सो आंसर हेयर इज ऑप्शन बी, दैट इज बैंक ऑफ क्रेडिट एंड कॉमर्स इंटरनेशनल। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज स्ट्रक्चर्ड ट्रांजेक्शंस आर आल्सो नोन एज, स्ट्रक्चर्ड ट्रांजेक्शन आर आल्सो नोन एज प्लेसमेंट, स्मर्फिंग, इंटीग्रेशन, लेयरिंग। तो ये तीनों क्या है, स्टेजेस हैं, ये तीनों स्टेजेस हैं मनी लॉन्ड्रिंग की, ठीक है। सो स्ट्रक्चर्ड ट्रांजेक्शंस आर आल्सो नोन एज स्मर्फिंग, उसे स्मर्फिंग भी कहते हैं। सो स्मर्फिंग का मीनिंग क्या है कि जहां पर आप ट्रांजैक्शन को डायरेक्टली प्लेस नहीं कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हुए ट्रांजैक्शंस को कर रहे हैं, या फिर जो रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड है, जो रिपोर्टिंग थ्रेशोल्ड है, उससे नीचे की ट्रांजैक्शंस में आप कर रहे हैं, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्मर्फिंग। सो फ्रेंड्स, दैट वाज द एंड ऑफ द सेशन। आई होप यू वुड हैव लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, एंड साथ के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आप हमें टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक यहाँ पर स्क्रीन पर दिया गया है। फुल कोर्स वीडियोस फॉर सर्टिफाइड क्रेडिट प्रोफेशनल एंड KYC AML is available. Please visit our website over here at https://iibf.info. So thank you so much and see you again in the next video.